नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, आज हम NCERT के अध्याय 2 में आ चुके हैं। ये कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है और यह हम जानेंगे हमारे अतीत के भाग 2 के बारे में। और इस भाग 2 के अध्याय 2 का नाम है नए राजा और उनके राज्य। दोस्तों, जैसा कि चैप्टर से क्लियर है कि यहाँ पर हम नए राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पुराने हम चैप्टर जो हमने कक्षा 6 में पढ़कर आ चुके हैं, उन सभी पाठ्यक्रमों में हमने छोटे छोटे इंट्रोडक्शन जाने हमने जो 2000 सालों के बीच का सफ़र था, उन पूरे सफ़र के बारे में जाना। वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, कई राज्य के बारे में जाना, कई क्षेत्रों के बारे में जाना, कई वेदों के बारे में जाना, अशोक के बारे में जाना हमने, कई लेख अभिलेख पुरातत्व, तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक छोटे छोटे से रहस्य को जानने की कोशिश करी। इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है दोस्तों, और इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के जानने की एक अंदर ललक बैठी रहती है, और वही चीज़ इतिहास को इतिहास बनाती है। चलिए शुरू करते हैं नए राजा और उनके राज्य के बारे में। 7वीं शताब्दी के बारे में कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए, यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो 7वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश थे उनको जो दिखलाया गया है। मानचित्र एक 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य, मतलब 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक के जो प्रमुख राज्य थे, इनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो जो 7 से 12 सदी के बीच का जो चैप्टर है, इधर पे अपन को मानचित्र में दिखेगा। मानचित्र में अपन देखेंगे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों यानी कि चौहानों के स्थानों का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण है? तो ये जो चीज़ इस पे मानचित्र में लिखी है, इस पे एक क्वेश्चन था जिसको पहले अपन को मानचित्र देखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऊपर से चलते हैं उत्तर की तरफ से। ये जो उत्तर की तरफ का ऊपरी हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं थे सायस कश्मीर। यहाँ से झेलम नदी निकली हुई है और ये जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। इस तरफ की अगर जाएं तो जो आज वर्तमान का पाकिस्तान है, ये उस समय का मुल्तान के अरब का क्षेत्र था। उसके बाद नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अब ये जो गुजरात का हिस्सा है, इसमें जो मतलब पाकिस्तान और गुजरात के मध्य का जो क्षेत्र है, वो मंसूर के अरब यहाँ इस क्षेत्र में रहते थे। मतलब हम जो चल रहे हैं दोस्तों, ये 7वीं से 12वीं सदी के बीच का मैटर है। और उस समय ये जो क्षेत्र थे किस नाम से पहचाने जाते थे, कौन वहाँ पर रहते थे, इनके बाद कौन उनमें रहे होंगे। ये गुजरात का जो क्षेत्र है, इस जगह को अगर आप देखें तो ये अनरटा, ठीक है। ऊपर अपन चलें तो सबसे ऊपर अपन ने सायस, फिर मुल्तान, फिर मंसूर के अरब, अनरटा, ठीक है। ये 4 चीजें भी अपन ने पढ़ी। फिर इधर अगर अपन देखें तो ये जो पंजाब का जो क्षेत्र है वर्तमान का, इस हिस्से पे देखो तो ये 5 नदियां निकलती हैं। इन नदियों का एक जो है वो सिंधु नदी में मिल जाती है, उसके बाद वो यहाँ पर अरब सागर में मिल जाती है। आगे की तरफ चलें तो ये सेंटर में जो दिल्ली वाला हिस्सा है, इधर पे अपन क्या बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद यहाँ ये जो चौहानों का जो चाहमान यानी कि चौहानों का क्षेत्र रहा है। इसके बाद इस तरफ अगर चलें ऊपर की तरफ बिहार की तरफ, तो ये कन्नौज का क्षेत्र है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं ऊपर तिब्बत, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। इसके बाद नीचे नेपाल है जो भारत की बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है आज वर्तमान में। इसके बाद नीचे अपन आते हैं तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गुर्जर, प्रतिहार, परमार वंश के लोग थे। फिर यहाँ पर चंदेल, प्रयाग, बनारस, ये जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। फिर इसके बाद इधर साइड में चलें तो पूर्वी इलाकों में अगर चलें तो कामरूप, पहाड़पुर, पाल, ये 3 अपन को मिलते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो ये यहाँ पे नदियां हैं, उत्कल, गंगा, महानदी। ये नीचे अपन उड़ीसा की तरफ आते हैं तो ये कलिंग है जहां पर अशोक ने लड़ाई करी थी, उसके बाद उन्हें लड़ना छोड़ दिया था। पूर्वी चालुक्य यानी कि बेगी। फिर यहाँ नीचे दक्षिण की तरफ आए तो दक्षिण में किनका राज्य था, राष्ट्रकूटों और कुषाणों का। इसके बाद चोल, राष्ट्रकूट और ये जो है ये नीचे के हिस्से पे थे, तो ये हो गए राष्ट्रकूट। ये मालखेत जगह का नाम है, मान्यखेत। और इसके बाद ये चोल। इस तरीके से ये नीचे चेर और पांड्य, यहाँ केरल की तरफ देखें तो चेर और इस तरफ कन्याकुमारी की तरफ देखें तो पांड्य। तो ये सभी लोगों के अपने अपने क्षेत्र थे जहाँ पर वो रहते थे, इनका राज्य था। ये राजाओं के अपने अपने राज्य थे। एक बार फिर शुरू से चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे नीचे दक्षिण में अगर देखें तो पांड्य, फिर चेर, चोल, राष्ट्रकूट। तो दक्षिण वाला सेक्शन किनसे फैला हुआ था, राष्ट्रकूट, चेर, पांड्य,
और चोल। ठीक है, ये चार जो है किस हिस्से पे प्राप्त मिल गए अपन को, ये मिल गए अपन को दक्षिण के हिस्से पे। फिर अगर दक्षिण से थोड़ा सा साइड की तरफ चले तो ये जो पूर्वी इलाका है, इस पूर्वी तट के इस तरफ पे चले तो ये कलिंग और पूर्वी चालुक्य। ठीक है, कलिंग और पूर्वी चालुक्य का हिस्सा था जहां पर राजा कलिंग के राजा रहा करते थे। इसके बाद पूर्वी इलाकों में अगर चलें तो कामरूप, पहाड़पुर और पाल। यहाँ पे पूर्वी इलाकों में कामरूप, पहाड़पुर और पाल। तो फिर से एक बार नीचे से ऊपर की तरफ चोर, पांड्य, राष्ट्रकूट और चेर, चोर, पांड्य, चेर, पांड्य, चोल, राष्ट्रकूट। फिर इधर दक्षिण की तरफ कलिंग और पूर्वी चालुक्य। इधर पूर्व की तरफ चले तो कामरूप, पहाड़पुर और पाल। सेंटर में अगर आए तो देखिए चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, चंदेल। इसके बाद ऊपर की तरफ चले तो इंद्रप्रस्थ ये जगह का नाम है। फिर ऊपर की तरफ आए तो मुल्तान, मंसूर के अरब, अनरटा और सायस कश्मीर। ये पूरे क्षेत्र में इन हिस्सों पर ये 7वीं से 12वीं सदी के प्रमुख राज्य थे जिनका आपके सामने मैंने वर्णन किया। दोस्तों इसका आप चाहें तो स्नैपशॉट रख सकते हैं जो आपके बाद में काम आएगा। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र पे जो जरूरत है वो पूरे, देखिए ये पूरे चैप्टर पे इस मैप की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको आपको 2 से 3 बार मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ठीक है, आगे बढ़ते। नए राजवंशों का उदय। नए राजवंशों का उदय कब से शुरू हुआ? 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या फिर के सामंत के रूप में मान्यता देते थे और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने वाले सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। मतलब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा शुरू करता हूँ एक चीज आपको बता के। देखिए जो राजा है, एक राजा है, यहाँ इस राजा की अपनी टेरिटरी होती थी। इस टेरिटरी के हिस्से पे अलग अलग सामंत क्या है रहते थे। अब ये जो सामंत थे ये क्या है काफी समृद्ध होते थे और इनका काम जो राजा जो है वो इनको क्या है अपने कर वसूलने या फिर अपने यहाँ के किसी ना किसी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त कर देता था। और जब राजा को कोई दूसरे राजा डिफीट करता था, मतलब इस राजा को जब कोई दूसरा राजा आकर डिफीट करता था, इनके बीच लड़ाई होती थी, तो अगर ये राजा हार जाता था, मतलब अगर इस राजा की पराजय हो जाती थी, तो फिर क्या होते थे ये जो सामंत हैं, ये सामंत अपने आप को सेल्फ स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे क्योंकि ऑलरेडी समृद्ध थे और समृद्ध होने के कारण ये क्या करते थे अपने आप को इस राज्य में सेल्फ स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो सेल्फ अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे और जब कोई दूसरा राजा उस राज्य के पर मतलब अपना शासन शुरू करता था तब ये उसको अपने आप को स्वतंत्र स्थापित करने की चेष्टा करते थे या कोशिश करते थे कह सकते हैं, और फिर उस तरीके से अपने आप को चलाते थे। तो यही चीज मैंने अभी आपको ऊपर बताई और फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक है, मतलब जो शुरुआत के दक्कन जो राष्ट्रकूट थे दक्कन में, दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ हुआ करते थे। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। मतलब एक जो राष्ट्रकूट था उसने क्या किया, अपने प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे हराया और हरिण्य गर्भ यानी शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। और कुछ अन्य उदाहरणों में स्वामी उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर, शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत
पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्यों का प्रशासन। अब जो इतिहास शुरू हुआ है, देखिए इंट्रोडक्शन के बाद इतिहास अब आ चुका है हमारे अतीत के भाग 2 में। अब इतिहास के इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हो रहे हैं। अब मजा आता है पढ़ने में और ये चीजें जानने में कि कहां से क्या शुरू हुआ था। तो जो अभी अपन ने ऊपर देखा, ये चीजें क्या थी कि जो कुछ ऐसे मतलब परिवार थे, मतलब जो समृद्ध परिवार थे, जिन्हें क्या आता था, सैन्य कौशल इस्तेमाल करना आता था, सब चीजें जानते थे, तो वो क्या करते थे, उन्होंने अपने ब्राह्मण के होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अपना वो धर्म छोड़कर उन्होंने शस्त्र उठाया और शस्त्र उठाकर उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने आप का राज्य स्वतः सफलतापूर्वक स्थापित करने में सफल हुए। ठीक है दोस्तों, देखिए ऊपर जो एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र पर अगर आप नजर डालें तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। यह चित्र है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है और यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। इसमें भगवान विष्णु को किस रूप में दिखाया गया है, ये सिंह के रूप में, नरसिंह अवतार है, इसमें इनको नरसिंह के रूप में दिखाया गया है और ये एलोरा की गुफा की एक कृति है। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो देखिए, अगर आप क्षत्रिय हैं तभी तो आप क्या है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार राज्य के मतलब लड़ाई पर, देखिए जो अपन ने पहले पढ़ा उसमें यही पढ़ा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 धर्म होते थे। ब्राह्मणों को क्या है, पूजा पाठ और वेद पुराण में लगाया हुआ था। क्षत्रिय क्या थे कि जो इनको पास राज शासन और ये सब चीजें के लिए उनको छूट थी। तो वो अगर आप राज्य का स्वामित्व चाहते हैं तो आपको उस धर्म से, उस वर्ग से होना आवश्यक था, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि कुछ ब्राह्मण जिन्होंने क्या किया, शस्त्र को अपनाया और अपने आप को एक राज्य के रूप में स्थापित किया, तो ऐसा जरूरी नहीं था। जो व्यक्ति पावरफुल था उसने कहीं ना कहीं इस चीज को क्या किया, कोशिश करी। और इससे पहले अपन एक चीज और पढ़ चुके हैं, जो लोग शूद्र वर्ण के थे या शूद्र वर्ग से थे, उन लोगों ने क्या किया, जो थोड़े से समझदार थे, उन लोगों ने ऐसे शूद्र वर्ग के लोगों के साथ हुए छुआछूत पर क्या किया, अपनी जो है प्रतिकार किया। उन्होंने मना किया कि ये सब गलत है और इन चीजों में जो समृद्ध थे और समझदार थे उन लोगों ने इस चीज के खिलाफ जाने की भरसक कोशिश करी। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में एक सेकेंड, हाँ, राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते रहे। आगे बढ़ते हैं। इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। तो यहाँ पर यह कहानी है कि जो राजा है वो राजा क्या करेगा भाई, अपने राज्य को चलाने के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब वो धन उसको कहां से मिलेगा, उत्पादकों से। अब उत्पादक कहां से प्राप्त होंगे, किसान जब खेती करेगा, पशुपालक जब अपने पशुओं को पालेगा, कारीगर जब कोई काम करेगा, तो ये संसाधन इकट्ठे किए जाते थे किसानों, पशुपालकों और कारीगरों से, और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्याग करने के लिए मनाया जाता था। मतलब जैसे इनका 1/4 हिस्सा है, मतलब जैसे इसके पूरे हिस्से को 4 भाग में बांट दिया, तो 4 भागों में बांटने पे 1/4 हिस्सा क्या करता था कि ये राजा के उसमें संसाधन में इकट्ठा करने के लिए बाध्य किया जाता था। और कभी कभी इन हिस्से को लगान के रूप में वसूला जाता था, तो कभी कभी भूस्वामी होने का दावा करने के कारण व्यापारियों उनको देना पड़ता था, और यही चीज राजस्व को व्यापारियों से भी लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्मों के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, मतलब सबसे अधिक जो उल्लेखित कर है जो तमिलनाडु का वो है वेट्टी। उस समय के शासकों के बारे में बात चल रही है कि तमिलनाडु के शासन करने वाले जो चोल वंश के अभिलेखों से अपन को यह पता चला है कि 400 से ज्यादा शब्द थे जो करों के लिए यूज किए जाते थे, जिनमें सबसे ज्यादा जो यूज करने वाला वर्ड था वो था वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब ये कि हमको नगद पैसा नहीं चाहिए भैया आपसे, हमको क्या चाहिए, आप यहाँ पे मेहनत करो, आप हमारे खेतों में काम करो, आप
हमारे राज्य में काम करो, हमारे यहाँ पे सैनिक बनो, ये मतलब उनसे क्या है, पैसे नहीं मांगते थे, उनसे काम लेते थे, उनसे श्रम कराया जाता था, यानी जबरन श्रम या कमदाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के लिए इस्तेमाल करने पर लगाने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि भी उल्लेख है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? अब आप इस चीज का विचार करिए कि आज भी आप अपन से भारत सरकार के द्वारा कौन से ऐसे कर हैं जो वसूले जाते हैं। तो देखिए, अपने साथ भी अगर आप लोग जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको कर के बारे में बताता हूं। कर जो है हमारे को भारत सरकार को दो रूप से देना पड़ता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अपने अपने एक क्या है, डिपार्टमेंट है, बोले तो मतलब एक अपने अपने एरिया हैं। अब मान लीजिए कि आप अगर सिनेमा घर जाते हैं और मूवी देखते हैं तो उस मूवी में आप एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम का एक कर देते हैं। यदि आप कहीं घूमने जाते हैं तब वहां पर आप पार्किंग का अगर कभी टिकट लें किसी ऐसी जगह जहां गवर्नमेंट का जो संग्रहालय है या कहीं जहां पर आपको वाकई में पार्किंग का प्रॉपरली एक टिकट मिलता है भारत सरकार की तरफ से, टूरिज्म वाला, जिसमें अगर आप पढ़ें उसको पूरा अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे उस जगह पर घूमने के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक कर लिया जा रहा है। तो इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा भी हम सभी से अनेकों प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करों का लिया जाता है, जो कि उनके अपने भारत के राजस्व में स्थापित होता है और उस तरीके से वो पूरे देश को चलाने के काम आता है। और यही कर इसी तरीके से पहले के लोगों के रूप से अलग अलग रूप से लिया जाता था। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक जगह पर इस जगह को भरना है और यहां बैठा हुआ ये बंदा, इसे अपने आप को राजा बताना है। इस बंदे ने अपने राज्य को चलाने के लिए जो इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करी हुई है, उन सभी को, अपने पूरी प्रजा को चलाने के लिए इस पूरे भंडार को, राजस्व को भरने की जरूरत पड़ेगी। अब ये राजस्व वो या तो बाय हुक किसी भी तरीके से भरेगा और फिर वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन को करेगा, तभी वो उस चीज को चला पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, सेना या फिर जो जन प्रजा या सेना या किसी भी तरह से वो अगर कमजोर हुआ तो कोई भी इस चीज में विस्फोट कर देगा और वो डिफीट हो जाएगा। तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो कमेंट करिएगा, अपन इन चीजों को बेहतर तरीके से वीडियो के रूप में और उठाएंगे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इनके ओहदों पर होते थे। तो अभी जो अपन ने पढ़ा, देखिए अभी मैंने ये शायद नहीं पढ़ा, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार होते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों का निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों को प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन वे प्रशस्तियां हमें बताती हैं। अब प्रशस्तियां क्या होती हैं भाई, पहले प्रशस्तियों के बारे में जान लो। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, अशोक के समय पे समुद्रगुप्त ने कुछ प्रशस्तियां लिखवाई थी, जिसमें उसने उसके बारे में क्या लिखा था कि वह एक बीड़ा बजाने वाला, एक बड़ी लंबी चौड़ी छाती वाला, एक ऊंचा लंबा चौड़ा आदमी, जिसने क्या है कई अपने आप को क्या है खूब सारे तीर खाए हुए हैं, बहुत अच्छा मतलब बलवान, विश्व मतलब बहुत बढ़ चढ़कर किसी राजा का ओतप्रोत वर्णन प्रशस्ति कहलाता था, जिसमें उसकी बारे में उसकी बहुत अच्छी अच्छी बातें और बढ़ चढ़कर बातें लिखी होती थी। इनको प्रशस्तियां यानी कि प्रशंसा पत्र, प्रशंसा किसी जगह मतलब लेख अभिलेख के रूप में उकेरा जाता था, पत्थरों पर लिखा जाता था, जैसा समुद्रगुप्त के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, हम धीरे धीरे उनको आपके पास शब्दशः जोड़ते चलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। देखो आगे वही बात,
मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में वे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो ये किन के द्वारा, देखो चापलूस, सीधी सी बात है, ये कौन लिखेगा, जो बहुत बढ़िया चमचा हो, है ना। तो चमचा कौन होता था, जिनको राजा के हिसाब से चलना हो, बढ़िया राजा के हिसाब से राजा जी राजा जी राजा जी करते रहो। तो जो लोग लिखने वाले और ये सब चीजें होते, तो वो अपने राजा के प्रति बहुत ज्यादा उत्तरदायी होते थे, और उनका ये कार्य था कि वो राजा के प्रशंसाओं को बढ़ चढ़ के लिखें। और भी चीजें अपन इसके बारे में बताएंगे। अभी एक वाक्यांश याद आया पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो उनके कवि राज दरबारी जो थे उनके द्वारा कुछ लिखा गया था, पर वो जब जरूरत पड़ेगी पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने की, तब उसको अपन यूज करेंगे आपके सामने। अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों से भिन्न है। देखिए, प्रशासन का यह जो रूप है वो आज के रूप में इसलिए भिन्न है क्योंकि देखिए आज की डेट पर क्या चीजें हो गई हैं। वर्तमान में मीडिया है, उसके बाद लेख अभिलेखों को लिखने और पढ़ाने के लिए समाचार पत्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से प्रतिदिन प्रति सेकंड की होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का तुरंत और जो है विस्तृत रूप से विवेचन हो जाता है, और विवेचन होने के पश्चात उस बात के बारे में चर्चाएं पूर्ण रूप से हो जाती हैं। इसके अलावा अनुशासन और शासन के व्यवस्थित करने के लिए जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो भी क्या है, इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो प्रशासन का यह वह रूप है जो आज की व्यवस्था में बहुत ही मायनों में भिन्न है और अलग प्रकार से कामगर है, पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो मिश्रित रूप का ही है, कहीं अलग ज्यादा नहीं है, मिश्रित रूप का ही कह सकते हैं। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच की जाती थी, वे वंशानुगत होती थी, तो ये चीजें अपन जानते हैं। आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। नागभट्ट की उपाधियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। सीधी सी बात है, प्रशस्तियों में क्या होते थे, उनकी उपलब्धियों का बखान करते थे, मैंने ये करा तो मैंने वो करा तो मैंने ऐसा करा। सीधी सी बात है, प्रशस्तियां मतलब प्रशंसा, तो उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, आगे वही बात कि अपन ने जो पढ़ा था उसमें वही तो पढ़ा था। और आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अब जो प्रतिहार नरेश थे वो कौन थे, नागभट्ट। नागभट्ट किस वंश से थे, प्रतिहार वंश से थे। तो आगे बढ़ते हैं। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब कितनी बड़ी बात कि जब वो राजकुमार रहे होंगे, कौन, नागभट्ट, तभी उनके सामने आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके सामने धराशायी हो गए। और उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग जो बंगाल का हिस्सा है, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुष्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के मध्य राजाओं को पराजित किया। तो ये प्रशस्तियां हैं दोस्तों, इनका काम, इनका जनरली क्या है, राजा की प्रशंसाओं को लिखना, उनके बढ़ चढ़ के उनकी उपलब्धियों को लिखना होता था। आगे बढ़ते हैं। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो राजा लोग क्या करते थे, ब्राह्मणों को भूमि दान कर देते थे। अब इतनी भूमि पड़ी है, जाओ भैया यहाँ रह लो, है ना। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे और जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। अभी ताम्र पत्र जो है वो इस तरीके के ये ताम्र पत्र हैं। इन ताम्र पत्रों पर लिख दिया जाता था कि आपको ये चीज दी जाती है, आपको ऐसा ऐसा फला फला आदेश दिया जाता है। तो जो आदेश हैं वो अपन को किस पे मिलते थे, इस तरीके की लिपियों पर लिखे हुए मिलते थे, और वो क्या हो जाते थे, उनके राजाओं के आदेश हो जाते थे। तो आप देख रहे हैं ये, है ना, ये ताम्र पत्र हैं जिन पे देखिए उकेरा हुआ लिखा हुआ है ये। तो ये जो लिखा हुआ है ये सभी क्या है, किसी ना किसी प्रकार के आदेश रहेंगे। ये थोड़ा सा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है, और जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। मतलब ये राजा का आदेश कहलाया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक भाग का अंश है। अब सुनिए, ये जो लिखा जाता था, हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे,
नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों का तालाब, मधुमक्खी के छत्ते और गहरी झील। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माना के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाकर विचार विमर्श कीजिए कि इनका इस्तेमाल वो कैसे करते होंगे। तो ये एक जो अभी अपन ने पढ़ा प्रशस्ति है, इसमें एक राजा का आदेश था जो किसी पर्टिकुलर के लिए था कि भैया ये जिस किसी को भी आदेश दे रहा हूं, ये जिसको भी मिले उसको ये काम करने, ठीक है। तो वही सीधी सी बात है, सरकारी नौकरी लगने के बाद आपको जैसे पकड़ा दिया जाता है कि अब आपको ये आदेशित किया जाता है कि फला फला जगह पे फला फला काम आपको फला फला समय पे करके लाना है। तो ये आदेश है क्या, वरिष्ठ अधिकारी का, मतलब आपके राजा का आदेश है कि आपको यह काम करना है। तो XYZ जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सभी सेक्टरों में ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, ये अपने परसेप्शन और अपने चैप्टर का वो मैटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास था, और ये इसका नाम है कल्हड़। कल्हड़ किसने रची? राजतरंगिणी ने। चलो, इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था, इसलिए 12वीं सदी के लिए एक असाधारण ग्रंथ था। तो जो लिखा गया लेख था राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा, वो एक क्या था? संस्कृत काव्य था, और ये एक बृहद संस्कृत काव्य था क्योंकि इसमें क्या है, प्रशस्तियों के लेख के अलावा उनके राजाओं के आलोचनात्मक रुख दिखलाया गया कि भाई राजा का जो फेस था वो प्रशस्तियों में जो उनका मीठा मीठा जो स्वरूप दिखाया जाता था, एक्चुअल में वो उनका आलोचनात्मक रूप निकाल के आते थे कि राजा ऐसा करता था तो राजा वैसा करता था, तो राजा ऐसा हो सकता था तो राजा ने वो किया, तो राजा ने ये किया, मतलब अपोजिशन वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेन बात है कि जो इस चैप्टर में कश्मीर के राजाओं का वर्णन है, और ये हर कभी एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, और वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ठीक है महाराज, ठीक है, तो बढ़ें आगे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते थे। तो देखो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ये त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बीच में क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन इसमें तीन पक्षीय संघर्ष में शामिल था और इसमें से कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। साथ ही ये जो क्वेश्चन है इस पे 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है एमपीपीएससी में, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा। अब सुनिएगा, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। तो क्षेत्र क्या है? 2 प्रकार से बांटे गए, एक वांछनीय एक अवांछनीय, है ना। जैसे अपन किसी मटेरियल को 2 भागों में बांटते हैं ना, कि एक वांछनीय पदार्थ है, एक अवांछनीय पदार्थ है। जो पानी है उसे वांछनीय बना दिया, जो रेत मिट्टी कंकड़ है तो वो अलग, अपन साइंस में मत जाओ। विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। कैसा? गंगा घाटी का कन्नौज नगर। अब गंगा घाटी में कन्नौज नगर जो है वो कहां पर है? अभी अपन ने थोड़ा देर पहले देखा था, ऊपर की तरफ जो भारत में जाए तो इधर की तरफ पे हिस्से पे कन्नौज था। तो ये गंगा घाटी के हिस्से पे कन्नौज नगर था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों, कौन कौन भैया? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों और पाल वंशों। तो ये तीनों कहां से थे? मैंने इसीलिए कहा था कि उस वाले चैप्टर में अच्छे से देखना कि ये कहां पाए जाते थे। अभी मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो, गुर्जर, प्रतिहार ये सब मध्य क्षेत्र से थे, ये इधर से थे, और पाल इधर से थे, है ना, पूर्वी क्षेत्र के। तो 1, 2 और ये 3, इनके बीच में इस वाले हिस्से को पाने के लिए क्या होता था? त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था।
और राष्ट्रकूट पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कैसे लड़ते रहे भाई? आपस में ही लड़ते रहे। ये गुर्जर प्रतिहार कहीं राष्ट्रकूटों से लड़ रहे हैं तो राष्ट्रकूट पालों से लड़ रहा है, पाल किसी से लड़ रहे हैं। गुर्जर, राजपूत और पाल, मतलब गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पालों ने कन्नौज को ऊपर नियंत्रण के लिए आपस में हमेशा लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई के 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। तो महाराज याद रखिएगा कि 3 पक्षीय संघर्ष में कौन कौन था। एक बना लो ऐसा ट्रायंगल, है ना, अपनी कॉपी नोटबुक में ऐसा झक मार के बना लो और ऊपर वाले पे लिख दो, ये गुर्जर प्रतिहार है, फिर ये राष्ट्रकूट है और ये कौन है? पाल है। अब पाल, इन 3 के बाद चौथा अगर कभी कह देता है कि चोल, पांड्य, ये सब अगर आते हैं तो क्या इन लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो ना चोल शामिल थे और ना पांड्य शामिल थे। कौन था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 लोग क्या थे? इस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। क्वेश्चन ये आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज मैं इतना जोर नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। महाराज जिसके पास पैसा होगा वही अंबानी जैसा बड़ा बड़ा टीला बनाएगा। अब जिनके पास नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो दूसरे के यहाँ पे लगान देने का काम करेगा और उसकी मेहनत करेगा। तो जो बड़े शासक थे उन लोगों ने अपने सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए क्या किया? बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों का निर्माण जो है वो इसी सदी के बीच का पूरा सेक्शन है। मतलब हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता और बहुत अच्छी जो है बनावट है, जो खूबसूरती निखर कर आई, वाकई कहा जाए तो ये 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का था, क्योंकि इसी समय पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ जो हमारे भारत को वाकई में अतुलनीय या अखंड बनाते हैं। आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इस बारे में और पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध हैं। मतलब अफगानिस्तान का गजनी का सुल्तान महमूद, है ना, अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, है ना, इस जगह पे, ये गजनी जगह से उधर का जो सुल्तान था महमूद गजनी बोलते हैं ना, महमूद, उसने ये एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया था? अपने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो जो लोग राजा महाराजा थे पहले के, वो क्या थे? बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनवाते थे अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि भैया हम बढ़िया बड़े राजा हैं। और उन सभी राजाओं का मंदिरों पर क्या, उन पर विजय पाते थे, वो साथ में उन मंदिरों को भी तोड़ने आते थे। तो जो चोरी चकारी करनी शुरू हुई वो कहां से शुरू हुई? मतलब यहाँ पर क्या लूटपाट का जो सिलसिला है वो इस समय से शुरू हुआ। 997 से 1030 तक शासन किया जो सुल्तान महमूद है, उसने कब तक? 997 से लेके 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल महाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण पर खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस कक्षा में, मतलब क्लास 7 के स्टैंडर्ड में भी होंगे। आप अपने आप को किस तरीके के अपने कैरियर में अपना रुख मोड़ना चाहते हो? वाकई अगर आपको इतिहास में इतना इंटरेस्ट है तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप अगर चाहें तो इतिहासकार बन सकते हैं, आप एक पुरातात्विक बन सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरत होगी आपको बहुत अच्छे कैरियर गाइडलाइन की। और कैरियर गाइडलाइन की आवश्यकता में अगर आप देखें तो देखिए हम किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से सीखें। किसी और के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने पे अच्छा है आपको जो समझ में आ रहा है उनको पहले कंसंट्रेट करें, बाद में तो लोग मदद करेंगे ही आपकी। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें समझ में आ रही कि देखो जो किताबें लिखी गई वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई। अब वो लैंग्वेज अगर आपको आएगी तभी तो आप उन चीजों को समझ पाएंगे। मतलब नंबर ऑफ लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब ये लैंग्वेज आपको कैसे मिलेगी भैया? आज बहुत सारे स्रोत हैं हमारे पास किसी भी चीज को सीखने, जानने, समझने के। बस परसेप्शन ये है कि आप उसमें समय दें। अगर आप समय देंगे तो आप अपने कैरियर को
आज से उठा पाएंगे, अभी से उठा पाएंगे, आपके द्वारा उठाए गए मन के क्वेश्चन आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे। तो देखिए आपको नंबर ऑफ, सबसे पहली चीज लैंग्वेजेस ज्यादा आना चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज ज्यादा आएंगी तो क्या होगा, आप उन चीजों को समझ पाएंगे। अब जिनको संस्कृत नहीं आती वो संस्कृत का क्या ठेंगा पढ़ेंगे कोई भी लेख। इसके अलावा अगर आपको स्पेनिश, अगर आपको इंग्लिश, और इसके अलावा आपको रशियन, आपको अगर कई भाषाएं आती हैं, जैसे हमारे जो एक कलाकार हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके कई भाषाएं आती हैं, मतलब उनको बोलने में उनको कई भाषाओं का नॉलेज है। तो वो क्या है, वो एक मतलब एक बहुत अच्छी उपलब्धि है कि अगर यदि आप किसी अन्य प्रकार के लोगों के सामने आते हैं तो आपको कम से कम अन्य कई प्रकार की भाषाएं आने से आप उन चीज़ों को जान पाएंगे। अगर आप वाकई किसी कैरियर को चाहते हैं तो इतनी चीज़ें आपको बचपन से होनी चाहिए कि आपको नंबर ऑफ लैंग्वेज का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो ये मेरा एक आपके लिए एक छोटा सा वो था, परसेप्शन था कि भाई अगर चाहते हो तो कुछ इन चीज़ों पर ध्यान दो बजाय पबजी खेलने या किसी और चीज़ों पर दिमाग लगाने के। चलिए, ये थोड़ा सा चैप्टर से हटकर था, मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आपको समय समय पर बतानी आवश्यक थी, इसलिए मैंने उठाया। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। तो जो अल-बरूनी था उसने क्या करा, उसने किताबुल हिंद लिखी। वो किस भाषा में थी, अरबी भाषा में थी। इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था और अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। अब जिस बंदे ने इस संस्कृत के लोगों से नॉलेज मतलब परामर्श लिया तो उसको भी तो संस्कृत आती होगी, पर वो क्या था, अफगान साइड से आया था, एक अरबी बंदा था, उस बंदे ने अपने ही लैंग्वेज में लिखना था, क्योंकि अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में ही लिखूं, अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे एरिया के लोगों को वो चीज समझ में आनी चाहिए ना। गौतम बुद्ध ने क्या किया, गौतम बुद्ध अगर चाहते तो किसी और भाषा में भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे कई लोगों ने किया, पर क्या उनको सब लोग समझ पाते? जो आदमी प्राकृत भाषा को पढ़ना जानता है, बोलना जानता है, उस आदमी के सामने अगर आप संस्कृत या इंग्लिश में बात करोगे तो वो क्या आपको ठेंगा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। आपको उसके लेवल पर आना पड़ेगा, तभी तो आप उसके दिमाग पर वो बातें डाल पाओगे जो उसको आवश्यक है। इसीलिए उनके जो उपदेश हैं वो बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचे और लोगों ने उनको समझना शुरू किया। ये एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात है कि भाई आप कितने भी बड़े हो, लेकिन अगर आप जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आपकी हमेशा वाहवाही या उन्नति होती ही है। चलिए, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान जो थे वो कौन थे? चौहान, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। अब चौहानों ने कहाँ पर किया? भैया ये दिल्ली है, इस दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में चौहानों का अपना शासन था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, सन 1168 से 1192। उसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को सन 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल जब 1192 में उसने वो दोबारा अपनी सेना के साथ आया तो मोहम्मद गौरी क्या हुआ? पराजित हुआ। तो यहाँ पर जो पराजित हुआ, तो ऐसी कोई इसमें वो हैं जो प्रशस्तियों के लेख वाली बात है ना, तो जो चंदवरदाई जो थे वो उनके राजकवि थे। राजकवि कौन थे? इनके पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? राज दरबार के कवि थे। और उन्होंने जो 4 हाथ 24 गज अनगल सुदान ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान, ऐसे करके कविता रची हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भैया जो आप मोहम्मद गौरी है, इसके बारे में कई बातें हैं जो कई लोग जानते हैं और कई लोगों के बीच में इस बातों का चर्चा विद्यमान होता रहता है कि जब मोहम्मद गौरी जब पहली बार 1191 में आया था तो ये पृथ्वीराज चौहान से हारा था, और हारने के बाद ही वापस इसको मारने की जगह पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि भाई हम निहत्तों पर हाथ नहीं उठाते हैं, फला फला जो भी रहा होगा। लेकिन बाद में जब वो दोबारा आया तो उसको पता चल गया कि इस आदमी की ताकत कितनी है, और वो जब अगली बार आया तो उसकी पूरी ताकत से उसने उससे दोबारा लड़ाई करी, और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए। और हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें वो अपने राज्य तक घसीट कर लेकर गए, अपने साथ लेकर गए, और वहां पर उनकी दोनों आंखें भी फोड़ दी। फिर उसके बाद उनको मार भी दिया, ऐसा उनका कहा सुना है मैंने। फिर कई चीजें
हुई, जिनमें मतलब ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा भी था बाद में फिर उधर पे। तो ये क्या सही है क्या गलत है वो अपन इतिहास में और चीज़ों को देखेंगे, पर इतना ही अब मैं आपको बताता हूँ कि 1191 में मोहम्मद गौरी फिर डिफीट हुए थे और 1192 में पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुए थे। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चौहानों के ने अपने इलाकों का विस्तार क्यों करना चाहा। तो भाई सीधी सी बात है, टेरिटरी जो है छोटी हो तो उसको बढ़ाने की कोशिश सभी करते रहते हैं, और इसीलिए ये जो चलता रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष और ये सब चीजें, वो क्या है, इन्हीं सब चीजों का एक नतीजा था। आगे बढ़ते हैं, चोल राज्य नजदीक से एक नजर। चोल राज्य क्या है, नीचे के हिस्से पर अपन आते हैं, दक्षिण के हिस्से की बात है। अब यहाँ पर दक्षिण के हिस्से को फिर एक बार समझाता हूं। देखो सबसे नीचे पांड्यन, मदुरई, उरेयू, तंजावुर, गंगईकोट, ये तो गंगईकोट चोलपुरम। उसके बाद ऊपर की तरफ चले, कोचीन, चोल, गंगावादी, कावेरी नदी जो आज भी विवादित है, पहले भी इन चीजों पर चलता रहा है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनवासी, नीलामवादी, इसके बाद कादम, बादामी, कावातीय, वेगी, ये सभी दक्षिण के राज्य वो हैं, क्षेत्र हैं जहां उन लोगों के राज्य थे। दक्षिण कलिंग, फिर कल्याणी, उसके बाद ये चालुक्य विक्रमादित्य के अंतर्गत आने वाला चतुर्थ, नहीं सिक्स्थ, इसके बाद यादव, और ये ऊपर का जो है फिर मध्य का भाग आ जाता है। तो दक्षिण के हिस्से पर अपन ने क्या किया, इन चीजों को पढ़ा और देखा। परिवर्तनशील सीमाएं, परिवर्तनशील सीमाएं कहाँ से हैं, ये देखो, ये जो दिख रही है परिवर्तनशील सीमाओं का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अब सुने, उरेयूर से तंजावुर तक। अब उरेयूर से तंजावुर तक पहले देख लो, उरेयूर कहाँ है भैया, ये रहा उरेयूर आपका। अब तंजावुर कहाँ है, तंजावुर आ जाओ इधर से बाजू में। तो उरेयूर से तंजावुर तक सुनो, चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटा से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कराया और उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो ये क्वेश्चन आता है कि निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो तंजावुर शहर में है। और ये किसने बनवाया था, तो ये अभी अपन ने पढ़ा, चोल वंश जब सत्ता में आया तो कावेरी मुट्टियार नाम के एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार था, जिसने क्या किया था, यहाँ पर मुट्टियारों को हराकर चोल वंशों ने बनवाया था। किनको हराकर, मुट्टियारों को हराकर। तो जो उनका मुट्टियारों के जो मुखिया का परिवार की सत्ता थी, उनमें कांचीपुर के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर, किसने, उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवारों ने मुटियार के जो परिवार हैं, मुखिया परिवार को हराकर वहां डेल्टा पर कब्जा किया और तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो तंजावुर शहर क्या है, उरैयार के बाजू में जो है उसे स्थापित किया था किसने, चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवारों ने। ध्यान रखिएगा, चोल वंशीय मुखिया परिवारों ने 2 चीजें बनवाई, एक तो तंजावुर शहर का निर्माण किया और दूसरा निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य भी अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए थे। मतलब ये है कि विजयालय जो के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीतकर उनको अपना राज्य क्षेत्रफल की शक्ति दोनों के रूप में बढ़ाता गए, तो आसपास के इलाकों में लड़ते गए और बढ़ते गए। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इसी राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और इसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर हमला भी किया और इस अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर, देखो अब यहाँ पे बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है।
तो यहाँ पे क्या था, राजराज और राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या बनवाया, तंजावुर और गंगोई कोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य कला के, मूर्ति कला के जो चमत्कार थे वो किनके द्वारा बनाए गए, राजराज और राजेंद्र प्रथम। और ये कौन थे, देखो अभी अपन ने इनको ऊपर पढ़ा, ये जो थे वो कौन, एक चोल वंश कहाँ गए, चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवारों से जो है उसी जगह के थे, मतलब चोल वंशीय मुखिया परिवारों के थे। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए और ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर मुख्य शासकों और अन्य लोगों द्वारा बनाई गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और इसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, है ना। देखो ये मंदिर कितना बढ़िया है। इसके बाद गंगोई कोट चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर कीजिए। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। देखिए कितना सुंदर मंदिर है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ कलाकृतियों का एक बेहतर नमूना, बेहतर उदाहरण, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नए राजा और उनके राज्य अपन जो पढ़ रहे हैं इसी में आगे बढ़ते हैं। संगीतकार, नर्तक इत्यादि दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई, देखो कितनी सुंदर कांस्य मूर्ति है। अब ये किसकी है इसके बारे में अपन नीचे पढ़ते हैं। एक चोल कांस्य प्रतिमा है, इसकी कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी और यह जानने के लिए अध्याय 6 देखेंगे। तो ये चोल कांस्य प्रतिमा है, जैसे क्या है उनने चोलों ने बनवाया होगा। देखिए कितना सुंदर इसका सजाया गया है, इसको बनाया गया है, कांसे की मूर्ति है ना। चलो बहुत देखिए, आगे बढ़ते हैं। कृषि और सिंचाई, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है और शाखाओं को पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता की मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे क्षेत्रों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6ठी शताब्दी में आकर ही इन इलाकों में बड़े पैमानों पर खेती शुरू हो पाई और कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया और उसके दूसरे इलाकों के जमीन को समतल किया। डेल्टा क्षेत्रों को में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण, कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी रही हैं। आइए देखिए इस जगह को, ये 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इसमें पानी से खेत सींचे जाते। तो देखो ये पूरा सेक्शन जो है इसे हौज से, इसमें क्या होता था, सिंचाई होती थी। कई जगहों पर फसलों को सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजनाओं की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। मतलब जो किसानों की बस्ती, अब सीधी सी बात है, सिंचाई खेती किसानी में अगर बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, जो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी वो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई और इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। गांव परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। कौन करते थे भाई, जो समृद्ध हो गए वो क्या हो गए, थोड़ा ऊपर हो गए, जो ऊपर हो गए वो राजा के पास हो गए, जो राजा के पास हो गए उनको शासन का प्रशासकीय काम मिल गया। तो जिनको प्रशासकीय काम मिला वो कौन थे, ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने का काम उन्हें दे दिया।
न्याय करने का काम, मतलब जो उनसे नीचे हिस्से में आते थे उनके न्याय करना, भैया कोई आ गया हमें इसने मार दिया, हमें इसे पीट दिया, बच्चों जैसी बातें, या फिर कोई बड़े प्रसंग, उन सभी पर न्याय करना ग्राम परिषद का काम। और नाडु का काम क्या था भाई, प्रशासकीय कार्य जो कर वसूलने और न्याय करने का काम ग्राम परिषद और नाडु करते थे। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। मतलब वे लाल कौन थे, ये ऊंची प्रजाति थी जो धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज से में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। और उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद बेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि को विभिन्न कोटियों में का उल्लेख मिलता है। वेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। भैया थोड़ा सा क्या है, कंसंट्रेट रहना, दक्षिण के हिस्सों में जो वर्ड हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, टंग पर प्रॉपर नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम रेगुलर उनको यूज नहीं करते, इसलिए ठीक है ना। वेलन बगाई यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कौन कहलाती थी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं वो लोग क्या कहलाए, गैर ब्राह्मण। और गैर ब्राह्मण है और क्या है, खेती करते हैं तो किसान कहलाए। उनके पास क्या है, उनकी भूमि, वो जो गैर ब्राह्मण किसानों की जो भूमि होती थी उनको क्या बोलते थे, वेलन बगाई। फिर आते हैं ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि वो ब्रह्मदेय कहलाती थी। शाला भोग, किसी विद्यालय में रखरखाव के लिए भूमि, मतलब किसी विद्यालय में उसके रखरखाव के लिए भूमि देना शाला भोग कहलाता था। देवदान या मुटुक्कनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, तो देवदान मतलब भगवान को दिया गया दान, और तिरुनमुटुक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, और पलिच्छंदम जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि। तो भैया ये जो दान में दी गई भूमियां हैं इनके नाम थोड़ा सा 1 बार 2 बार 3 बार देख लेना, मैंने इसे छोटा कर दिया, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है, कई बार काम आ जाता है तो देख लेना। वेलन बगाई गैर ब्राह्मण को देने वाली भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को देने वाली भूमि, शाला भोग विद्यालय को रखरखाव के लिए भूमि, देवदान तिरुनमुटुक्कनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, और पल्लवचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, आ जाएगा, थोड़ा सा और पढ़ लेना। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। अभी अब मिलता गया तो रहने लगे। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देख-रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम में के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चेंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादियों की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी और इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन पर रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर टिकट प्रक्रिया द्वारा क्या होता था, थम्बोला टाइप का खेल लिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वह भूराजस्व वसूला जा सकता हो, जहां से भूराजस्व किया सकता हो, वसूला जा सकता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने
या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं उनके, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पूर्णम का एक उदाहरण सुनिए। अड्नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछालते चल रहे थे। मरूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलैयार यानी पुलाया का बहुवचन को दिन के काम में जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्षों की छाया में फैलती थी। कितना बढ़िया वर्णन किया हुआ है दोस्तों, इसको सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। इसको एक बार और सुनिएगा आप, अगर जो मैंने पढ़ा। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी था? क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे जिनकी जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें? आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? देखिए तो पहली चीज तो ऊपर की तरफ चलते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है चुनाव के लिए लॉटरी तरीका उपयोगी था। तो देखिए जिस जगह के समृद्ध होने का जिस प्रकार का प्रमाण था और उस समय के हिसाब से जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक थी। भाई हम पहले क्या थे, हम एक लेटर बॉक्स मतलब हम पहले कैसे अगर देखें अपने वर्तमान को, तो जब हम अपने मतदान करते थे तो एक बॉक्स में एक ठप्पा लगा के डाला करते थे, है ना, याद है। और उसके बाद आज की डेट पे क्या है, हम एक बटन के जरिए अपना वोट देते हैं। तो सेम वोट देने का एक प्रोसेस जो था वो लॉटरी सिस्टम जो था वो किसी ना किसी प्रकार के समृद्ध व्यक्तियों के ही का एक चुनाव होता था और चुनाव में जो चुना जाता था उसको क्या है उसमें इन शर्तों पर माना जाता था कि ये शर्तें फुलफिल करेगा तो वो बंदा ठीक है। तो ये एक प्रोसेस उस समय के हिसाब से मेरे को लगता है ठीक ठाक रही होगी। क्या इस पूर्वे के कुछ ब्राह्मण थे? तो अब ब्राह्मण थे या नहीं थे इस चीज़ के बारे में जानकारी मुझे भी नहीं आई, आप बताइएगा मुझे। और अभिलेखों में इनका उल्लेख जो है वो क्यों नहीं किया गया? तो देखिए ये जो वर्णन है वो एक छोटे से समय का वर्णन है कि किसी चीज़ को अपन देखते हैं तो देखिए हवाएं चल रही हैं, कपड़े उड़ रहे हैं, सड़कों पे आदमी घूम रहे हैं तो कारें चल रही हैं, ये एक वर्णन है। ये एक छोटा सा सुंदर सा मनोहर वर्णन है और इस वर्णन का इसी प्रकार से उल्लेख होता है और ऐसा ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताग वंश के युग का चीन में ताग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा और इसकी राजधानी शियान दुनिया में सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे, है ना। भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। ताग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशस्ति होता था और इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 में कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी? देखिए उपमहाद्वीप के प्रचलित व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था जो है वो कई तरह से भिन्न भी थी और कई चीज़ों में फेरबदल करके 1911 से ये चीज़ें कायम भी की गई, जिसमें परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उचित व्यक्ति को चुना जाता था। चलिए ये एक कल्पना का हिस्सा भी देखते हैं। आइए कल्पना कीजिए आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं, जो कुछ आप देख और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। तो किस तरीके का एक चुनाव होता है अगर आप अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो इस बारे में एक अगर आप कहानी नुमा लिखेंगे तो आपको आपके बारे में लिखने का एक तरीका मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ शब्द जो थे उनके बारे में सुनिए। बीज शब्द यानी कि सामंत, मंदिर, नाडु, सभा, ये जो हमने वर्ड इनमें से पढ़े। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी इसमें लिखी नहीं है, तो हमने इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसमें 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के हिस्से को पढ़ा, इसलिए यहाँ पर हमने जो चीज़ें ली वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। इन सभी चीज़ों को हमने जाना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जाना अध्याय 2 में नए राजा और उनके राज्यों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, त्रिपक्षीय संघर्ष जाना, बहुत सारे विषयों को अपन ने इसमें उठाया और देखा। तो दोस्तों ये जो तारतम्य है एनसीईआरटी का वो जब तक लगातार जारी रहेगा, आप सभी की मदद से लगातार जारी रहेगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों हम सभी मिलकर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचें, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा, आशा करूंगा कि आप भी सुरक्षित रहें, हम सभी लोग सुरक्षित रहें। जब तक मेरे पास कुछ खास नया नहीं है, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।